ओके हम लोग पहुंचे बेटा चैप्टर 12 में। ये टीएस गरेवाल का चैप्टर 12 है, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सम्स वाले पेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा था और क्वेश्चन 2 में मैं थर्ड डेट तक आपको समझा रहा था। थर्ड डेट पे हम पहुंचे थे। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, नरेशन इसकी बाकी थी। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, यहां तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड डेट के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर यूपी ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर यूपी ऑन क्रेडिट। अभी हम लोग भी यूपी के ही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा बिजनेस लखनऊ यूपी का है और हम लोगों ने गोयल ब्रदर्स को गुड्स बेचे हैं, तो ये हुआ विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट होता है CGST और SGST, और ये सेल्स है। सेल्स है तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब सेल्स क्रेडिट होगा तो आउटपुट CGST भी क्रेडिट होगा और आउटपुट SGST भी क्रेडिट होगा। 4 मार्च सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर यूपी ऑन क्रेडिट 6000। अब हो सके उतना नंबर्स याद करो, 4 मार्च और 6000। ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चन याद कर लो। 4 मार्च 6000 सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर। सुनते रहो, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 मार्च, डेट में लिखूंगा 4। 6000 रुपीज में क्रेडिट करूंगा सेल्स में। अब जब सेल्स क्रेडिट होगा तो आउटपुट CGST अकाउंट भी क्रेडिट होगा और आउटपुट SGST भी क्रेडिट होगा। अब सेम स्टेट है, सेम स्टेट में लगता है C और S। अदर स्टेट हो तो लगता है I, और इसका नाम था गोयल ब्रदर्स। मैं लिखूंगा गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अगर आपको याद हो तो सेम स्टेट में लगता है 9% CGST और 9% SGST। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 9%। मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6000 का 9% होता है 540, फिर से 6000 का 5% होता है 940। दोनों बार 6000 का 9%, 6000 का 9%, 540 और इन तीनों को प्लस करके 6000 और 540 और 540 तीनों को प्लस करके 7080। ठीक है, गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रदर्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रदर्स, हो गया, बस इतना ही होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, दोनों 9%, दोनों 6000 का 9%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ रेट के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फोर्थ रेट के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ रेट। फिफ्थ रेट पे लिखा हुआ है बॉट अ कंप्यूटर। फिफ्थ रेट पे लिखा है बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक। अब इसमें बताया हुआ नहीं है कि जो हमने कंप्यूटर खरीदा वो सेम स्टेट में खरीदा कि अदर स्टेट में खरीदा, वो बताया हुआ नहीं है। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि सेम स्टेट में खरीदा। कंप्यूटर में भी GST लगेगा, याद रखना, कंप्यूटर में भी GST लगेगा। अगर बताया हुआ नहीं है सेम स्टेट है कि अदर स्टेट है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सेम स्टेट है। तो कंप्यूटर हो जाएगा डेबिट, और जब भी हम कुछ भी खरीदेंगे तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। कंप्यूटर डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, चेक लिखा हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो कंप्यूटर डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। और वैसे भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ। अब नंबर्स याद करो, फिफ्थ रेट और अमाउंट इसकी है, फिफ्थ रेट पे इसकी अमाउंट है 20,000। फिफ्थ रेट 20,000। ठीक है, अब मैं एंट्री करके बताता हूं। फिफ्थ रेट 20,000, यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। 20,000 का कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। इसका 9% निकालेंगे तो 20,000 का 9% होता है 1800। फिर 20,000 का 9% होता है 1800।
तो ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर हमारा एसेट है, एसेट्स में भी जीएसटी लगेगा बेटा, एसेट खरीदेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जीएसटी सिर्फ गुड्स में होता है, नहीं, जीएसटी गुड्स में भी होता है, जीएसटी एसेट्स में भी होता है, जीएसटी एक्सपेंसेस में भी होता है, जीएसटी इनकम्स में भी होता है, सब जगह जीएसटी होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना 9%, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100। और एस जीएसटी में भी ऐसे ही 20,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, 1800। तो चेक लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मतलब हमने ये पैसा बैंक से पे किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कंप्यूटर परचेज्ड बाय चेक, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करके 20,000, 1800, 1800, इन तीनों को ऐड करके हो जाएगा 23,600। इतना पैसा हम लोगों ने चेक से पे किया। मैं फिर से बोल दूं, कंप्यूटर खरीदते नहीं परचेज अकाउंट नहीं आएगा, कंप्यूटर खरीदते नहीं कंप्यूटर अकाउंट ही आएगा। मैंने बहुत बार बताया परचेज अकाउंट कब आता है, जब हमने गुड्स खरीदे हो। अगर गुड्स खरीदे हो तो कंप्यूटर, गुड्स खरीदे हो तो परचेज अकाउंट, कंप्यूटर खरीदा हो तो कंप्यूटर अकाउंट। जीएसटी दोनों में आएगा, गुड्स में भी आएगा, कंप्यूटर में भी आएगा। ठीक है, और ये पैसा हमने पे किया चेक से, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। इंग कंप्यूटर परचेज्ड, बस इतना चलेगा, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, दैट्स इट। आगे फिर फिफ्थ रेट के बाद सिक्स्थ रेट। क्वेश्चन में सिक्स नहीं है, 7 है। 7 पे लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम 11,800। दिमाग लगाओ, हमारा सेल्समैन गुड्स बेचे या हम गुड्स बेचे, एंट्री सेम ही होती है। याद रखना, हमारे सेल्समैन ने गुड्स बेचे, उसको पैसा मिला, और हमारे सेल्समैन ने हमको 11,800 रुपीज दिए। अब ये मैं बोलूंगा बहुत ही हार्ड ट्रांजैक्शन है एक तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है। समझो सब लोग, कैलकुलेशन क्यों हार्ड है, क्योंकि कितने रुपए के गुड्स बेचे वो बताया हुआ नहीं है, कितना पैसा मिला वो बताया हुआ है। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे गुड्स की वैल्यू नहीं दी हुई, गुड्स हमने कितने रुपए के बेचे वो नहीं बताया हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमको पैसा कितना मिला, तो हमको पैसा मिला 11,800। दिमाग लगाओ, 11,800 रुपीज हमको कैश मिला है, इसके अंदर 9% CGST और 9% SGST इंक्लूडेड है। कौन सी रेट है ये? 7th रेट। मैं वर्किंग नोट लिख के बता रहा हूं आपको 7th रेट का। मैं 7th रेट का वर्किंग नोट यहाँ पे नीचे लिख के बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। देखो ये हमारे वर्किंग नोट्स, डेट 7th रेट पे we have received cash 11,800 rupees from the salesman, for goods sold. It means that this amount that is 11,800 rupees is including output CGST of 9% and output SGST of 9%. It means that this amount is 118%. क्यों 118%? Selling price, suppose the selling price is 100%. Now add output CGST 9%. Now add output SGST 9%.
So the total is 118%. So the total is 118%. मतलब हमारे सेल्समैन ने जो सेल किया 11,800 रुपए, हमको कैश दिया, कितने रुपए के गुड्स बेचे वो नहीं बताया हुआ है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि हमने कितने रुपए के गुड्स बेचे। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि हमारे सेल्समैन ने हमको 11,800 रुपीज कैश दिया। तो जो हम लोगों को कैश रिसीव हुआ होगा वो 118% होगा। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, अमाउंट। ये कॉलम हो गया हमारा परसेंटेज का और ये कॉलम अमाउंट का। ठीक है, अब जो हम लोगों को 11,800 रुपीज मिले ये 118% है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिमाग लगाओ, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 118 के सामने 11,800, मैं एकदम छोटे बच्चों जैसे बता रहा हूं, 118 के सामने 11,800, तो 100 के सामने कितना? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस की अमाउंट आ जाएगी, आप जिसको नेट प्राइस बोल सकते हो, आपकी नेट प्राइस आ जाएगी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 100 मल्टीप्लाई बाय 11,800 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये वाला 100 नहीं, मेरी गलती है, 100 मल्टीप्लाई बाय 11,800 डिवाइडेड बाय 118। अब सही है, ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय 11,800 डिवाइडेड बाय 118, 100 मल्टीप्लाई बाय 11,800 डिवाइडेड बाय 118। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 11,800 डिवाइडेड बाय 118, तो हमारी नेट प्राइस आ जाएगी 10,000। मतलब हमने जो गुड्स बेचे उनकी नेट प्राइस 10,000 है। अब 10,000 का 9% 900, फिर से 10,000 का 9% 900, तो ये हम लोगों ने गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे गुड्स की वैल्यू आ गई 10,000 और 900 जीएसटी, सीजीएसटी और 900 एसजीएसटी। अब सेल्समैन ने गुड्स बेचे या हमने गुड्स बेचे, बात तो एक ही है, पैसा तो हमको ही मिला। जर्नल एंट्री इसकी बहुत आपको इजी लगनी चाहिए। कैश कम्स इन 11,800, ये कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट 10,000, टू जीएसटी 900 900, आउटपुट। चलो अब मैं लिख के बताता हूँ, ये हमारा 7th वाले का आंसर। मेरी हैबिट है, मैं हमेशा पहले अमाउंट्स लिखता हूँ। 11,800 रुपीज कैश आया, उसे 10,000 रुपीज के गुड्स गए, 900 आउटपुट सीजीएसटी, 900 आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, फर्क समझ में आया? यहाँ पे गुड्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे कितना कैश हमको मिला वो बताया हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा एग्जांपल था। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बस सेल्समैन ने बेचा मतलब हम नहीं बेचा, कैश कम्स इन, डन। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ पॉइंट तक हो गया, 7th रेट तक। आगे क्वेश्चन में लिखा है 10th रेट। गोयल ब्रदर्स गेव चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अमाउंट यहाँ पे दी हुई है 7080, ये अमाउंट दी हुई है 7080। तो हम गोयल की, पहले गोयल वाले की, गोयल ब्रदर्स की सारी ट्रांजेक्शन्स देखते हैं ऊपर से लेकर, क्या क्या हमने गुड सेल किए हैं गोयल को। देखो गोयल ब्रदर्स ने कितना चेक दिया, 7080, और वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जर्नल एंट्री में जाते हैं, ध्यान दो, डेट है 10 और अमाउंट है 7080। चलो डेट 10, अमाउंट 7080, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट 10, याद रखना, और अमाउंट 7080। कितने रुपए का हमको चेक मिला। अब हम गोयल को ढूंढते हैं ऊपर जाके सारी एंट्रीज में कि गोयल के साथ क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट डेट में गोयल नहीं है, सेकंड डेट में भी गोयल नहीं है,
थर्ड डेट में भी गोयल नहीं है, फोर्थ में गोयल है, ये रहा। और हमने गुड सेल किए थे गोयल को फोर्थ रेट पे 7080 रुपीज के, और उतना ही चेक गोयल ने हमको दे दिया, मतलब कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं है। 7080 ही है फोर्थ रेट में। आगे फिफ्थ रेट में गोयल नहीं है, सेवंथ में भी गोयल नहीं है, 10th में भी गोयल नहीं, 10th में गोयल है। इतने का हमको चेक मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7080 टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, चेक हमको मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक हो जाएगा डेबिट टू गोयल ब्रदर्स इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, being check received from Goyal Brothers and deposited into the bank। आपको मालूम होना चाहिए अगर सेम डेट पे डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, अगर सेम डेट पे डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, और अगर चेक मिलने की डेट अलग हो और डिपॉजिट करने की डेट अलग हो तो उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं उसको? चेक इन हैंड। पहले चेक इन हैंड डेबिट होता है जिस दिन चेक मिला, और जिस दिन वो बैंक में डिपॉजिट किया उस दिन चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाता है। तो ये जर्नल एंट्री में हम लोग कर चुके हैं कि किस दिन चेक आया और किस दिन हमने चेक डिपॉजिट किया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अलग अलग डेट है तो जिस दिन चेक आया उस दिन चेक इन हैंड डेबिट, और जिस दिन चेक गया उस दिन चेक इन हैंड क्रेडिट, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम डेट पे डिपॉजिट किया है, सेम डेट पे डिपॉजिट किया है तो डायरेक्टली बैंक ही लिखेंगे, चेक इन हैंड नहीं आएगा। आगे अब 10th डेट के बाद क्वेश्चन में है 11 डेट। 11 डेट में लिखा है पेड टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक 6700, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 300। मतलब हमने 6700 रुपीज पे किया मोहन ब्रदर्स को बाय चेक और हमको डिस्काउंट मिला 300 रुपए का। तो ये नंबर्स याद करो, 11 डेट 6700 300, 11 डेट 6700 300। अब मैं यहाँ पे 11 डेट लिखूंगा, 6700 का हमने चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 300 रुपीज हमको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हमारी इनकम है। डिस्काउंट अलाउड बाय मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स ने अलाउ किया तो हमारे लिए तो इनकम हुआ ना। ठीक है, मैं आपको मोहन ब्रदर्स की एंट्री बताता हूँ। देखो 1 में मोहन ब्रदर्स नहीं है, 2 में भी मोहन ब्रदर्स नहीं है, 3 में मोहन ब्रदर्स है। ठीक है, हम लोगों ने परचेज किया था 8260 रुपीज का, उसमें हमने पे कितना किए अभी 7000, मतलब 6700, और 300 रुपए हमको डिस्काउंट मिला। ठीक है, क्लियर? तो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन से ये थर्ड डेट से हम जो 6700 पे कर रहे हैं उसका इस थर्ड डेट से कोई लेना देना नहीं है, बस 6700 पे कर दो, बाकी का पैसा हमको पे करना बाकी है, बाकी जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमको पे करना बाकी है। तो हम लोगों ने चेक दिया 6700 का, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। 300 हमको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट। और मोहन ब्रदर्स इज द रिसीवर, हमने चेक दिया ना, तो मोहन ब्रदर्स इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, मोहन ब्रदर्स इज द रिसीवर, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, being check given to Mohan Brothers, being check given to Mohan Brothers, मतलब हमने 6700 का चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा कम, मतलब बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और 300 रुपए डिस्काउंट हमारी इनकम है, ये भी हो जाएगा क्रेडिट। इन दोनों का टोटल होता है 7000, तो मोहन ब्रदर्स हो जाएगा डेबिट 7000। अब बाकी का पैसा एक्चुअली हमको मोहन ब्रदर्स को देना बाकी है। अब मैं आपको ऊपर वाली ट्रांजेक्शन बताता हूँ। बाकी का पैसा हमको पे करना था टोटल मोहन ब्रदर्स को, ये वाला 8260, हमको टोटल मोहन ब्रदर्स को पे करना था 8260, उसमें से हमने 7000 पे कर दिया। बाकी जो 1260 रुपीज बच गया वो अभी हमको पे करना बाकी है। उस 1260 की कोई भी एंट्री नहीं होगी, उस 1260 की कोई एंट्री नहीं होगी, वो 1260 हमको पे करना बाकी है। ठीक है,
अभी हमने कितना पैसा पे किया 6,700, अभी हमने पे किया 6,700 और 300 हमको पे करना बाकी है। सॉरी 6,700 अभी हमने पे किया और 300 हमारा डिस्काउंट रिसीव। 1260 हमको पे करना बाकी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, देखो टोटल मैं लिख के देता हूं तो क्लियर रहेगा हमेशा के लिए। टोटल अमाउंट पेएबल इक्वल टू 8260। उसमें देख अभी हमने पे किया 7,000 लेस पेड ऑन 11th डेट, कितना पे किया 7,000, बाकी 1260 हमको पे करना बाकी है। इसको बोलते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग या स्टिल पेएबल। 1260 अभी भी हमको पे करना बाकी है। इस 1260 का कोई भी एंट्री फिलहाल नहीं होगा, नो एंट्री। इस 1260 की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 डेट के बाद और आगे 11 डेट के बाद 13 डेट। 13 डेट तो बहुत इजी है। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स along with an advance of ₹1,000 in cash from महेश, total 5,000। महेश ने हमको 5,000 रुपए के गुड्स का ऑर्डर दिया। 5,000 रुपए के गुड्स का जो ऑर्डर दिया उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये हमको वर्किंग नोट्स में या जर्नल एंट्री में लिखना पड़ेगा कि 5,000 रुपए का जो हमको ऑर्डर मिला उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसके सामने जो 1,000 रुपए हमको कैश मिला है एडवांस, उसकी एंट्री होगी। तो मैं दोनों बातें धीरे धीरे बताता हूँ। डेट कौन सी है 13। ओके, तो 5,000 रुपीज का जो हमको ऑर्डर मिला है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। 13 डेट, ये मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूं। ए डेट 13, नो एंट्री विल बी डन फॉर द ऑर्डर रिसीव्ड ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए का जो हमको ऑर्डर मिला ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम महेश। ऑर्डर रिसीव्ड बाय अस फ्रॉम महेश, 5,000 रुपए का जो ऑर्डर मिला उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो उसके सामने महेश ने 1,000 हमको कैश पे किया है उसकी एंट्री होगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा 13 डेट, 1,000 रुपीज कैश हमको मिला। तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, इसमें कैश रिसीव्ड में कोई जीएसटी नहीं होता है। पैसे लेना या पैसे देना, पैसे लेने देने वाली एंट्री में जीएसटी नहीं आता है। जीएसटी आता है परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, एक्सपेंस, इनकम, उनमें जीएसटी आता है। यहाँ पे तो हम लोगों को सिर्फ कैश मिला है। कैश मिलना इज नॉट जीएसटी। जब हम महेश को गुड्स बेचेंगे, जिस दिन बिल बनाएंगे महेश को गुड्स बेचेंगे, उस दिन जीएसटी लिखेंगे। आज तो हमको सिर्फ पैसा मिला है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। तो आप यहाँ पे महेश भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, टू महेश अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ वैसे भी लिख सकते हो टू एडवांस फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, ये भी चलेगा। महेश हमारा डेटर हुआ ना, जिसको हम गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है ना, तो एडवांस फ्रॉम डेटर्स लिखोगे तो भी चलेगा। महेश लिखो तो ज्यादा अच्छा, कैश टू महेश। Cash comes in, debit what comes in, और महेश is the giver, credit the giver। ठीक है, तो 1,000 cash to महेश, being cash received from महेश, बस। और जो 5,000 रुपए का, जो 5,000 रुपीज का हमको ऑर्डर मिला उसके नो एंट्री। आगे बढ़ते हैं। 13 डेट हो गया। 13 डेट के बाद 15 डेट। 15 डेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400। बेटा इसमें इनको क्वेश्चन में अगर जीएसटी होता तो क्वेश्चन में इनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। ऑब्वियसली इसमें जीएसटी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अगर कुछ जीएसटी वगैरह होता तो ये लोग क्वेश्चन में इन्फॉर्म करते। यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा,
बैंक हो जाएगा डेबिट और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। डेट 15, अमाउंट 400, नंबर्स याद करो। 15 डेट 400, नंबर्स याद करो। 15 डेट 400, 15 डेट 400, ठीक है। तो हम लोगों को इंटरेस्ट रिसीव हुआ फ्रॉम बैंक, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक हो जाएगा डेबिट और इंटरेस्ट हमारी इनकम है। इनकम जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। बैंक टू इंटरेस्ट 400। आगे being interest received from bank, being interest received from bank। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सी डेट पे पहुंचे हम लोग? 15 डेट हो गया। 20 डेट, बैंक intimates that the check of Goyal brothers is returned dishonored। आप देखोगे ना सामने अमाउंट नहीं दी हुई है, अमाउंट यहाँ पे नहीं दी हुई है, मतलब गोयल का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो जो चेक मिलने वाली एंट्री थी उसका सिंपली हम लोग उल्टा कर देंगे। 20 डेट पे चेक डिसऑनर हुआ है। सुनना, गोयल से चेक मिला कब था? गोयल से चेक मिला कब था? 10 डेट पे। 10 डेट पे गोयल से चेक मिला था, तब हमने एंट्री की थी बैंक टू गोयल। अभी इसको उल्टा कर देंगे, गोयल टू बैंक, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया 20 डेट पे। तो सिंपली डेबिट वाला क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाला डेबिट कर दो। तो 20 डेट पे गोयल वाला चेक डिसऑनर हो गया, तो पहले हमने किया था बैंक टू गोयल, अभी हो जाएगा उल्टा, गोयल टू बैंक। गोयल विल बिकम आर डेटर अगेन, तो गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना का चेक था? 7080। हाँ 7080, पहले था बैंक टू गोयल, अभी हो जाएगा गोयल टू बैंक 7080। पहले था बैंक टू गोयल, अभी हो जाएगा गोयल टू बैंक 7080, ठीक है। बीइंग द चेक which was received from Goyal brothers is now dishonored। Being the check which was received from Goyal brothers is now dishonored, मतलब अच्छी तरह समझ में आना चाहिए नरेशन। तो पहले लिखा था हमने बैंक टू गोयल, अभी उसका उल्टा कर दिया गोयल टू बैंक। आगे इसके बाद मेरे हिसाब से लास्ट एंट्री है 22 मार्च, पेड रेंट बाय चेक 600। अब ये दोनों जो डेट्स है ना बेटा, एक 15 मार्च और एक 22 मार्च। 15 में लिखा हुआ था रिसीव्ड इंटरेस्ट और 22 में लिखा हुआ है पेड रेंट। मेरे हिसाब से दोनों में जीएसटी आना चाहिए। एक मिनट बेटा, ये जो 15 डेट और 22 डेट है इसमें बताया हुआ नहीं है कि जीएसटी अप्लाई करना है कि जीएसटी अप्लाई नहीं करना है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा 15 मार्च और 22 मार्च को। ये वीडियो लेक्चर यहां तक ही, इतना आप सब लोग लिख लो। 15 मार्च और 22 मार्च में जीएसटी होगा कि नहीं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इतना कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, लिख सकते हो। ये रूल्स हैं। ये डेट 1, डेट 2, 3, लास्ट टाइम 3 तक बताया था मैंने। ये 4 और 5, 7 और 10, 11, 13, 15, 20, ठीक है। बाकी 15 डेट और 22 डेट, पहले एंट्री इजी है। 22 डेट की एंट्री विदाउट जीएसटी करना हो तो बहुत सिंपल है,
पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट टू बैंक हो गया। लेकिन अगर जीएसटी होगा तो रेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, जहां एक्सपेंस होता है वहां पे इनपुट इनपुट डेबिट होता है। तो अगर जीएसटी नहीं है तो सिंपल है रेंट टू बैंक, और अगर जीएसटी है तो रेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिलहाल ये दोनों डेट्स को रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इनको 15 और 22 को। ठीक है, और एक वर्किंग नोट लिखाया था मैंने, ये वाला, इतना लिखना सब लोग, यहां तक लिखो। शुरू करो बेटा, लिखना शुरू करो। लिखते रहो।